कभी कभी इंसान को घुमाकर उसी चौखट पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से उसने हमेशा के लिए भागने की कोशिश की हो। रमेश और उसकी पत्नी सुमन पूरे 20 साल बाद शहर से अपने इस पुश्तैनी गांव रामपुर लौटे थे। शहर में रमेश का बहुत बड़ा बिजनेस था, शोहरत थी, रुतबा था। लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि रातों रात सब कुछ नीलाम हो गया। तो छुपने के लिए सिर्फ इस खंडहर हो चुकी पुश्तैनी हवेली का आसरा बचा। उन्हें यहां आए हुए पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि गरीबी और बदनामी से बचने के लिए उन्होंने जिस हवेली में पनाह ली है वो दरअसल पत्थरों से बनी एक बहुत बड़ी कब्र है। रमेश, मुझे यहाँ घुटन होती है। पूरा 1 हफ्ता हो गया है हमें इस हवेली में आए हुए, लेकिन आज भी जब मैं इन दीवारों को छूती हूँ तो ये बर्फ की तरह ठंडी लगती हैं। बाहर इतनी गर्मी है, फिर भी इस घर के अंदर हमेशा एक अजीब सी सीलन महसूस होती है, जैसे जैसे इनमें कोई जान ही ना हो। ये घर मरा हुआ लगता है। सुमन, प्लीज, मेरे पास पहले ही हजारों टेंशन है। बैंक वाले हमारे पीछे पड़े हैं, पुलिस कभी भी ढूंढती हुई आ सकती है। हमारा शहर का आलीशान घर छिन चुका है। अब इन दीवारों की ठंडक या सीलन से डरने का वक्त नहीं है हमारे पास। यही हमारी आखिरी जमीन है, हमें यहीं जीना है। मन, मैं गरीबी से नहीं डर रही रमेश, मैं इस हवेली से डर रही हूँ। तुमने ध्यान नहीं दिया, जब हम पिछले हफ्ते गांव में दाखिल हुए थे तो हमें देखकर गांव वालों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां क्यों बंद कर लिए थे? कोई हमसे बात तक नहीं करता। कल मैं कुएं पर पानी लेने गई जैसे मैं कोई प्रेत हूं। वो अनपढ़ लोग हैं सुमन, शहर के लोगों को देखकर झिझकते हैं। उन्हें लगता होगा कि हम उनसे पैसे मांगने आए हैं। और वैसे भी 20 साल से ये हवेली खाली पड़ी थी तो खंडहर जैसी हो गई है। लोगों ने कहानियां बना ली होंगी। थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। मैं कल सरपंच से बात करूंगा। नहीं रमेश, कुछ तो है जो बहुत गलत है, खासकर वो ऊपर वाली मंजिल। जब भी मैं ऊपर जाने वाली उन लकड़ी की सीढ़ियों की तरफ देखती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल रात जब तुम सो रहे थे तो मुझे ऊपर से किसी के भारी कदमों की आवाज आ रही थी। ऐसा लगता है जैसे ऊपर से कोई मुझे लगातार घूर रहा है, अंधेरे में खड़ा होकर। सुमन बस, तुम्हारा वहम बढ़ता जा रहा है। खाली और इतना बड़ा घर है, हवा क्रॉस होती है तो दरवाजे बजते हैं। ऊपर पुराने जमाने का कबाड़ पड़ा है और कुछ नहीं। तुम कल से इस हॉल के बाहर नहीं जाओगी। अभी रमेश की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हवेली का सन्नाटा एक खौफनाक शोर में बदल गया। अचानक हवेली के उस भारी और पुराने लकड़ी के मुख्य दरवाजे पर धड़ाम धड़ाम की आवाज होने लगी। ऐसा लगा जैसे बाहर कोई पागलपन की हद तक उस दरवाजे को पीट रहा है, मानो उसे तोड़कर अभी अंदर घुस आएगा। मन, इतनी शाम गए, कौन है? कोई गांव वाला तो इस तरफ आता भी नहीं। रमेश रुको, मैं देखता हूं, शायद सरपंच होगा। रमेश भारी कदमों से उस जंग लगे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने लोहे की भारी कुंडी को पूरी ताकत से खींचा, दरवाजा एक ऐसी चुर्र की आवाज के साथ खुला जिसने दोनों के कलेजे कंपा दिए। बाहर तूफानी हवा के बीच एक साया खड़ा था। कौन है आप? इतनी शाम को इस हवेली के दरवाजे पर क्या कर रहे हैं? पहचाना नहीं छोटे मालिक? मैं हरिया हूं, हरिया, आपके बाबूजी का पुराना सेवक। हरिया, जो हमारे खेतों की देखरेख करते थे? माफ करना काका, मैं जब शहर गया था तब सिर्फ 10-11 साल का था। 20 सालों में आप बहुत बदल गए हैं। खैर, आप अंदर आ जाइए, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। का नहीं बाबूजी, मेरे पांव इस चौखट के अंदर नहीं पड़ेंगे। मेरी उम्र हो गई है, मेरी चिता का वक्त करीब है। मैं इस हवेली के अंदर आकर अपनी बची कुची सांसें किसी अमानवीय साये को नहीं सौंपना चाहता। काका, आप कैसी भयानक बातें कर रहे हैं? अमानवीय साया? क्या हुआ है इस हवेली को?
का मैं तो बस अपना नमक का हक और अपना फर्ज निभाने आया था मालकिन। पूरे गांव में खबर है कि आप शहर से आए हैं। आपका सब कुछ छिन गया है, इसका मुझे बहुत दुख है। मैं बाबूजी का वफादार था, लेकिन रमेश बाबू, शहर में भिखारी बन जाना मंजूर था, पर आप लोगों ने इस चौखट पर वापस आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। हरिया काका, पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ कहिए क्या बात है। जब से हम आए हैं गांव वाले हमसे दूर क्यों भागते हैं, जैसे हम कोई बीमारी हो। का वो आपसे नहीं भागते बाबूजी, वो इस हवेली के मनहूस साए से भागते हैं। गांव का कोई कुत्ता भी इस हवेली की तरफ मुंह करके नहीं भौंकता। आप तो बच्चे थे, आपको क्या लगता है आपके पिताजी ने 20 साल पहले अपना जेमता हुआ काम, अपनी इतनी जमीनें और ये हवेली क्यों छोड़ी थी? रातों रात बिना किसी को बताए आपको लेकर शहर क्यों भाग गए थे वो? उन्होंने कहा था कि शहर में बिजनेस करना है, इसलिए। झूठ! वो अपनी जान बचाकर भागे थे बाबूजी। बाबूजी, आज अमावस की रात है। काका, फिर वही गांव का पुराना अंधविश्वास। शहर में तो अमावस को बस आसमान में चांद नहीं होता, तारे निकलते हैं। यहां गांव में अमावस को कोई भूत आ जाता है क्या? का यहां अमावस को मौत नाचती है बाबूजी। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। आज रात चांद छुप जाएगा और इस हवेली का वो आखिरी बंद कमरा जाग उठेगा। क्या आप भूल गए उस रात को जब आप 10 साल के थे? वो ऊपर वाला कमरा जिसे आपके पिताजी ने लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बांधा था, जिसके ताले पर पूरे गांव के सामने तांत्रिक से सिंदूर का लेप लगवाया था। बंद कमरा, सिंदूर का लेप? रमेश, मैंने कहा था ना ऊपर कुछ है, मुझे कोई आवाजें आ रही थी। बस काका, बहुत हो गया आपका और इस गांव वालों का ये नाटक। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, मेरा करोड़ों का बिजनेस डूब गया है, मैं सड़क पर आ गया हूं। मुझे अब सिर्फ इंसान की गरीबी और भुखमरी से डर लगता है, किसी मनगढ़ंत भूत या बंद कमरे से नहीं। जाइए यहां से, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। चेतावनी साफ थी, खतरा बड़ा था, लेकिन रमेश के भीतर का शहरी अहंकार अब भी उसकी आंखों पर पट्टी बांधे हुए था। उसने हरिया काका की बातों को एक बूढ़े का पागलपन समझा और गुस्से में आकर उस भारी दरवाजे को उनके मुंह पर जोर से बंद कर दिया। रमेश, तुमने उन्हें क्यों भगा दिया? वो इतने बूढ़े हैं, वो झूठ क्यों बोलेंगे? वो सच कह रहे थे। इस हवेली में कोई और भी है हमारे अलावा। हमें उनके साथ मंदिर चले जाना चाहिए था। चुप करो सुमन, कोई भूत नहीं होता। अगर हम रात में बाहर गए तो हो सकता है गांव वाले ही हमारे पास बचे खुचे पैसे लूट ले। रात बहुत हो गई है, चलो अंदर जाकर हॉल में सोते हैं। कल सुबह मैं खुद उस ऊपर वाले कमरे को जाकर खोलूंगा और देखूंगा कि अंदर क्या कबाड़ भरा है। रमेश ने उस चेतावनी को अपनी समझदारी और अपने अहंकार के तले कुचल दिया था। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और वो अमावस की काली रात हवेली को निगलने के लिए अपना मुंह खोल चुकी थी। हवेली के ऊपर वाले उस बंद कमरे में पूरे 20 साल बाद किसी ने इंसान के ताजे खून की महक महसूस कर ली थी और अब वो आजाद होना चाहता था। रात के 12 बज चुके थे। हवेली में पहला सन्नाटा इतना गहरा और मनहूस था कि सुई गिरने की आवाज भी किसी धमाके जैसी लगती। पूरे घर में मौत जैसी ठंडक फैल रही थी, एक ऐसी ठंडक जो शरीर को नहीं बल्कि सीधे रूह को कंपा रही थी। रमेश ने अपने अहंकार में हरिया काका को भगा तो दिया था, लेकिन उसके अंदर का वो 10 साल का डरा हुआ बच्चा अब भी कांप रहा था। और तभी हवेली के उस मुर्दा सन्नाटे को चीरती हुई छत के ऊपर से एक भारी आहट आई। कौन है वहां? क्या सच में ऊपर कोई है? डर इंसान के दिमाग को सुन्न कर देता है, लेकिन रमेश को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे ऊपर खींच रही हो।
उन अंधेरी और घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। पुरानी लकड़ी की चरमराहट चीखों जैसी लग रही थी। हर सीढ़ी के साथ 20 साल पुराना सड़ा हुआ अंधेरा उसके गले को दबा रहा था। जैसे जैसे वो ऊपर वाली मंजिल के गलियारे में बढ़ रहा था, हवा में ताजे खून और सड़े हुए मांस की बदबू तेज होती जा रही थी। ये तो वही कमरा है। पिताजी ने इस पर यह सिंदूर क्यों? तू आ गया रमेश। मैंने 20 साल तेरा इंतजार किया है। अब दरवाजा खोल। उस शैतानी आवाज ने रमेश के शहर के रुतबे और उसके सारे घमंड को एक ही पल में राख कर दिया और उस घुप अंधेरे ने उसे निगल लिया। वो पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे भागा। नीचे हॉल की हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि रमेश और सुमन के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। डर ने उन्हें जैसे जिंदा लाश बना दिया था। सुमन, वो ताला हवा में झूल रहा था और किसी ने दरवाजे के आर पार बिल्कुल मेरे कान के पास आकर कहा, तू आ गया रमेश, तू बड़ा हो गया है, लेकिन मैंने इंतजार किया है। सुमन, हरिया काका सच कह रहे थे। ऊपर कोई इंसान नहीं है। उन दोनों की सांसें अभी थमी भी नहीं थीं कि अचानक हवेली की छत इतनी जोर से कांपी मानो आसमान से कोई चट्टान गिरी हो। और फिर अंधेरी सीढ़ियों के ऊपर से एक बहुत ही पुरानी खून से सनी पायल छन ठक छन करते हुए नीचे आई और ठीक उनके दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। उस दरवाजे के पार मौत खड़ी थी। 30 साल पहले तेरा बाप रात के अंधेरे में तुझे यहां से बचा कर ले गया था। उसने मुझे इन लोहे की जंजीरों में कैद करके भूखा छोड़ दिया था। लेकिन आज तू खुद चलकर मेरे पास आया है। अब तू मेरी 20 साल पुरानी प्यास बुझाएगा। रात भर वो दोनों पति पत्नी जमीन पर एक कोने में सिकुड़े रहे। अगली सुबह हवेली के बाहर सूरज तो निकला, लेकिन उस धूप में कोई गर्मी नहीं थी। वो हवेली अंदर से अभी भी एक मुर्दा घर जैसी उदास और मनहूस लग रही थी। सुमन की आंखों में रात भर का खौफ जम चुका था। वो पागलों की तरह अपने कपड़े सूटकेस में ठूंस रही थी। मैं एक पल भी, एक सेकंड भी इस मनहूस कब्र में नहीं रुकूंगी रमेश। तुमने सुना था ना रात को, वो तुम्हारा नाम ले रही थी। वो तुम्हारे पिताजी को जानती है। वो सिर्फ तुम्हें मारना चाहती है। हम अभी इसी वक्त वापस शहर जा रहे हैं। कहाँ जाए सुमन, मुझे बताओ, कहाँ जाए हम? मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपए बचे हैं। बैंक वालों ने हमारा शहर का घर, हमारी गाड़ियां सब नीलाम कर दिया है। अगर हम यहां से निकले तो हमें सड़क पर सोना पड़ेगा। हम भिखारी बन चुके हैं सुमन, भिखारी। मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूं। तो क्या हम यहाँ इस पिशाचिनी के हाथों अपने खून का घूंट पिलाने के लिए रुकेंगे? आखिर 20 साल पहले हुआ क्या था यहाँ रमेश? जब तुम 10 साल के थे तब तुम्हारे पिताजी ने ऊपर किसे कैद किया था? वो औरत तुम्हें क्यों जानती है? वही तो मुझे पता लगाना है। नीचे वाले हॉल के आखिर में पिताजी का पुराना स्टडी रूम है। मुझे वहां जाना होगा। वहां जरूर कोई न कोई सुराग मिलेगा जो इस राज से पर्दा उठाएगा। बीस साल से बंद उस स्टडी रूम में सिर्फ धूल, मकड़ी के जाले और एक पिता का सबसे भयानक राज दफन था। कमरे की हवा में एक अजीब सी सरन थी, मानो कोई लाश बरसों से वहीं पड़ी हो। रमेश ने पागलों की तरह पुरानी अलमारियां छानी और आखिरकार मेज के नीचे उसे एक लाल कपड़े में लिपटी हुई बहुत पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे
कांपते हाथों से उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। आज अमावस है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन मुझे ये पाप करना ही पड़ा। मैंने उसे ऊपर वाले कमरे में भारी लोहे की जंजीरों से बांध दिया है और तांत्रिक से कहकर बाहर सिंदूर का लेप लगा दिया है। अगर मैं उसे कैद नहीं करता तो वो मेरे 10 साल के बेटे रमेश का खून पी जाती। वो अब इंसान नहीं रही, वो एक खौफनाक पिशाचनी बन चुकी है और उसे सिर्फ हमारे खानदान का खून चाहिए। आज रात मैं रमेश को लेकर हमेशा के लिए शहर भाग रहा हूं। हे भगवान, पिताजी ने किसे कैद किया था? वो कौन थी? नहीं, मुझे अभी उस तांत्रिक से मिलना होगा जिसका जिक्र पिताजी ने डायरी में किया है। मुझे वो शमशान वाला घोरी ही बचा सकता है। डायरी पढ़ने के बाद रमेश सुन्न हो गया। रमेश धीरे धीरे स्टडी रूम से बाहर आया। उसका चेहरा पत्थर जैसा ठंडा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। उसने अपनी पत्नी की तरफ एक आखिरी दर्द भरी नजर डाली और बिना एक शब्द बोले हवेली के बाहरी दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसके कानों में सिर्फ पिताजी के वो शब्द गूंज रहे थे, उसे हमारे खानदान का खून चाहिए। वो हवेली के अहाते से बाहर निकला। उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए वो उस तरफ बढ़ा जहां से सिर्फ जलती हुई चिताओं का धुआं उठ रहा था। शमशान घाट में हर तरफ राख उड़ रही थी और चीलें आसमान में मंडरा रही थीं। एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठे उस अघोरी तांत्रिक की आंखें खौफनाक हद तक लाल थीं। रमेश भागता हुआ उसके पैरों में जा गिरा। बाबा, बाबा मेरी मदद कीजिए। मैं हवेली वाला रमेश हूं। बीती रात ऊपर वाले बंद कमरे से। चुप, मुझे सब पता है। तूने 20 साल बाद उस मनहूस चौखट पर कदम रखकर अपनी मौत को नींद से जगा दिया है। शहर वाले, तेरे खून की महक अब उस बंद दरवाजे के पार पहुंच चुकी है। बाबा, मेरे पिताजी ने अपनी डायरी में लिखा है कि उन्होंने किसी पिशाचनी को कैद किया था, पर वो है कौन और वो मुझसे क्या चाहती है? वो कौन है? वो है जिसे तुम्हारे ही खानदान के लालच ने कभी खून के आंसू रुलाया था। जब इंसान का दर्द हदों को पार कर जाता है रमेश, तो वो मरने के बाद सिर्फ एक प्रेत नहीं, एक श्राप बन जाता है। तेरे बाप ने मेरे दिए सिंदूर की बेरियों से उसे 20 सालों तक रोक तो लिया, लेकिन बीती रात तूने उस कमरे के ताले को छूकर अपना नाम उस पिशाचनी के दिमाग में छाप दिया है। अब वो बिना तेरी जान लिए शांत नहीं होगी। मुझे बचाइए बाबा, मेरी पत्नी सुमन का कोई कसूर नहीं है। मैं यहां से जाना चाहता हूं, मुझे कोई उपाय बताइए। ये कील ले जा। आज सूरज ढलने से पहले नीचे वाले अपने कमरे के दरवाजे के ठीक बीच में से गाड़ देना। ये सिर्फ आज रात तक उस पिशाचनी को तुम्हारे कमरे में आने से रोकेगी। लेकिन ध्यान से सुन ले, ये सिर्फ मौत को कुछ घंटों के लिए टालने का जुगाड़ है। तो आखिरी उपाय क्या है बाबा? मुझे क्या करना होगा इस श्राप को खत्म करने के लिए? जिस ताले को तूने छेड़ा है उसे अब तुझे ही खोलना होगा। तुझे आज रात ठीक 12 बजे के बाद उस बंद कमरे के अंदर जाना होगा रमेश, और उसका वो सामान ढूंढना होगा जिससे उसकी रूह इस हवेली से बंधी है। अगर कल सुबह का सूरज निकलने से पहले तूने वो सामान ढूंढकर नहीं जलाया तो ये कील भी तुम्हारी जान नहीं बचा पाएगी और तुम दोनों पति पत्नी सुबह तक जिंदा नहीं बचोगे। राज खुल चुका था, लेकिन बचने का रास्ता मौत के जबड़े के ठीक अंदर से होकर गुजरता था। क्या रमेश अपने अहंकार और डर को भुलाकर उस खौफनाक बंद कमरे का ताला खोलने की हिम्मत कर पाएगा? उस कमरे के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिससे वो पिशाचनी बंधी है? इंसान अपनी किस्मत से तो भाग सकता है, लेकिन अपने बाप दादाओं के किए गए पापों से नहीं। पाप का कर्ज खून से ही चुकाना पड़ता है।
शमशान से लौटे रमेश के पास अब सिर्फ चंद घंटों का वक्त था। सूरज बहुत तेजी से ढल रहा था और हवेली के कोने कोने में फैले अंधेरे ने मौत का रूप लेना शुरू कर दिया था। तांत्रिक की दी हुई वो काली कील ही अब उनकी इकलौती ढाल थी। शाम के 6:30 बज रहे हैं। हवेली के नीचे वाले कमरे में सन्नाटा पसरा है, जिसे सिर्फ हथौड़े की चोटें तोड़ रही हैं। रमेश कांपते हाथों से दरवाजे के ठीक बीचों बीच उस लाल चमकती हुई कील को गाड़ रहा है। उसके माथे से पसीना टपक कर जमीन पर गिर रहा है। पास ही सुमन दीवार से सटकर बैठी है, सिसकियां ले रही हैं। डर इतना है कि वो अपना मुंह हाथों से दबा लेती है ताकि आवाज बाहर ना जाए। बाहर कुत्तों के रोने की मनहूस आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही हैं। बस सुमन, रोना बंद करो। मैंने कील गाड़ दी है। तांत्रिक बाबा ने कहा था कि ये हमें बचाएगी। कम से कम इस कमरे के अंदर वो नहीं आ पाएगी। रमेश, हम पिछली खिड़की से कूदकर भाग चलते हैं ना। अंधेरे में खेतों के रास्ते गांव पार कर लेंगे। मुझे तुम्हारी जान की फिक्र है। तुम रात को ऊपर उस कमरे में मत जाना, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। रमेश, हम कहाँ भागेंगे सुमन? अंधेरा हो चुका है। अगर हम खुले में बाहर निकले तो वो हमें और आसानी से मार देगी। तांत्रिक ने कहा था कि ये कील सिर्फ कुछ घंटों का जुगाड़ है। सुबह होने से पहले मुझे उस कमरे में जाना ही होगा। यही हमारी जिंदगी का आखिरी रास्ता है। वक्त जैसे रुक सा गया था। कमरे में जलती इकलौती लालटेन की लौ भी खौफ से कांप रही थी। रात के ठीक 12 बजते ही हवेली का तापमान एकदम से गिर गया। कमरे की हवा बर्फ की तरह ठंडी हो गई और रमेश और सुमन की सांसें हवा में धुएं की तरह दिखने लगीं। और फिर मौत ने अपना आखिरी खेल शुरू किया। दीवार घड़ी ने 12 बार टन टन की आवाज की और फिर एक गहरा सन्नाटा छा गया। तभी सीढ़ियों से किसी के घिसटते हुए नीचे उतरने की खौफनाक आवाज आई। छन घिस ढक छन। कोई भारी चीज सीढ़ियों से रगड़ती हुई नीचे आ रही है। वो आ गई रमेश, वो नीचे आ गई। हे भगवान। कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर कोई आ खड़ा हुआ। दरवाजे के नीचे की बारीक झिरी से एक अजीब सी काली परछाई रेंगती हुई अंदर आती दिखी। तभी अचानक भारी लोहे के दरवाजे पर जोरदार प्रहार होने लगे। ताला बाहर से पागनों की तरह हिलने लगा, जैसे कोई उसे उखाड़ देना चाहता। रमेश, दरवाजा खोल। तेरी रगों में उसी गद्दार का खून है जिसने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा था। तूने मेरा राज जानना चाहा था ना? दरवाजा खोल रमेश। आज तेरा खून पीकर मेरी 20 साल पुरानी प्यास बुझाएगी। दरवाजा जोर जोर से हिल रहा है। पुरानी लकड़ी चटकने लगी है। लेकिन तभी जहां रमेश ने तांत्रिक की दी हुई कील गाड़ी थी, वहां से लाल रंग की चिंगारियां निकलने लगती हैं। पिशाचनी की दर्दनाक चीखें हवेली में गूंज उठती हैं। वो कील की ताकत की वजह से अंदर नहीं आ पा रही। कील अपना काम कर रही है सुमन, वो अंदर नहीं आ सकती। लेकिन दरवाजा टूट रहा है। ये ताकत सुबह तक नहीं टिकेगी। मुझे अभी इसी वक्त ऊपर जाना होगा। वो नीचे दरवाजे पर खड़ी है तो सीढ़ियां खाली होंगी। यही मौका है। नहीं रमेश, तुम पागल हो गए हो। तुम बाहर कैसे जाओगे? मैं पीछे की खिड़की से छज्जे पर जाऊंगा और बाहर से बालकनी के रास्ते ऊपर पहुंचूंगा। सुमन, अगर मैं सुबह तक वापस ना आऊं तो सूरज निकलते ही ये हवेली छोड़कर भाग जाना। पीछे मुड़कर मत देखना। रमेश धीरे से खिड़की खोलकर बाहर निकलता है। वो लोहे की पुरानी और जंग लगी सीढ़ियों के सहारे ऊपर वाली मंजिल की बालकनी में पहुंच जाता है। हवेली के अंदर से पिशाचनी की चीखें अभी भी आ रही है। रमेश के दिल की धड़कन किसी नगाड़े की तरह तेज बज रही है। धुप 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 धुप।
हवेली की वो ऊपरी मंजिल जहां पिछले 20 सालों से न सूरज की रोशनी पहुंची थी न इंसानों के कदम, और सामने था वो मनहूस बंद कमरा। ताला टूट चुका था और दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर से मौत की ऐसी सड़ांध आ रही थी जैसे कई लाशें एक साथ सड़ रही हों। रमेश ने कांपते हाथों से उस भारी दरवाजे को धक्का दिया। हे भगवान, कितनी भयानक बदबू है यहाँ। तांत्रिक ने कहा था कि मुझे वो सामान ढूंढना है जिससे उसकी रूह बधी है, पर यहाँ क्या हो सकता है? कमरा किसी टॉर्चर रूम जैसा लग रहा है। दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान हैं, जैसे कोई बरसों तक बाहर निकलने के लिए तड़पा हो। बीचों बीच एक पुरानी लोहे की चारपाई है जिस पर मोटी जंजीरें लटकी हैं। जमीन पर सूखे खून के काले धब्बे हैं। तभी रमेश की नजर चारपाई के नीचे रखे एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ती है। ये संदूक, शायद इसी में वो राज छुपा हो। रमेश घुटनों के बल बैठकर संदूक खोलता है। अंदर एक लाल रंग का पुराना, खून और आंसुओं से सना हुआ शादी का जोड़ा रखा है। उसके ऊपर एक धूल भरी तस्वीर है। रमेश तस्वीर साफ करता है और उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ जाता है। रमेश, ये तो मेरे पिताजी है, और साथ में ये औरत मेरी पहली पत्नी गौरी। बड़ी माँ, पिताजी ने अपनी पहली पत्नी को इस कमरे में जंजीरों से बांधकर भूखा प्यासा मार डाला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उन्हें कोई बच्चा नहीं दे सकी। हे भगवान, कितनी बेरहमी से तरपाया गया था इन्हें। हम अपने ही बाप के पाप की सजा भुगत रहे हैं। सच का पर्दा तो उड़ चुका था, लेकिन रमेश ये भूल गया था कि वो इस वक्त मौत के कमरे के बिल्कुल बीचों बीच बैठा है। और अचानक हवेली के नीचे वाले दरवाजे से आने वाली वो पीटने की आवाजें एकदम बंद हो गईं। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि रमेश को अपनी पलकें झपकने की आवाज भी सुनाई देने लगी। तभी अचानक कमरे में घुप अंधेरा छा जाता है। रमेश के ठीक पीछे उसकी गर्दन के बिल्कुल पास से किसी के बहुत भारी और ठंडी सांस लेने की आवाज आती है। कमरे का तापमान इतना गिर गया कि रमेश के हाथ सुन्न होने लगे। पायल की छन छन की आवाज अब उसके ठीक कान के पीछे बज रही थी। तूने मेरा राज जान लिया रमेश। तेरी माँ ने मेरी कोख का हक छीना था और तेरे बाप ने मेरी जिंदगी। तू उनका खून है, अब तू मरेगा। रमेश चीखते हुए मुड़ता है, लेकिन दिशाजनी उसे संभलने का मौका नहीं देती। एक भयानक सड़ी हुई लाश जैसी औरत उसे हवा में उठा लेती है। उसके सफेद आंखें और बिखरे बाल अंधेरे में चमक रहे हैं। पिशाचनी के सड़े हुए नाखून रमेश के गले में धंसने लगते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। रमेश तड़प रहा है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। तभी उसे जमीन पर पड़ा वो लाल जोड़ा दिखता है। तांत्रिक की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, उसका सामान जला देना रमेश। रमेश की जेब से लाइटर निकालता है। मुझे इसे जलाना होगा। पिशाचनी रमेश का गला और जोर से भींचती है। रमेश एक हाथ से उसका हाथ पकड़कर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और दूसरे से जीभ से लाइटर निकालता है और कांपते हाथों से वो उसे उस लाल जोड़े पर फेंक देता है। लाइटर गिरते ही आग भड़क उठती है। पिशाचनी का गला फाड़ देने वाला चिल्लाना हवेली की दीवारों को हिला देता है। नहीं, जल रहा है, मेरा शरीर जल रहा है। जैसे ही वो 20 साल पुराना जोड़ा जलकर राख होने लगता है, पिशाचनी रमेश को छोड़ देती है। रमेश जमीन पर गिरकर बुरी तरह खांसने लगता है। आग की लपटों के बीच पिशाचनी का शरीर राख बनकर हवा में उड़ने लगता है।
और उसकी चीखें धीरे धीरे सन्नाटे में बदल जाती हैं। रमेश दीवार का सहारा लेकर उठता है और उस कमरे से बाहर आता है। आसमान में सुबह की पहली किरण फूट रही है। रात का तूफान थम चुका है। वो नीचे आता है जहां सुमन दरवाजा खोलकर उसकी तरफ दौड़ती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। आग ने सिर्फ उस पुरानी चुनरी को ही नहीं जलाया था, बल्कि 20 साल पुराने उस श्राप को भी भस्म कर दिया था। रमेश के पिताजी ने जो पाप बोया था, उसकी सजा रमेश ने काट ली थी। हवेली का वो बंद कमरा और उसमें कैद वो दर्द अब हमेशा के लिए आजाद हो चुका था। हवेली अब डरावनी नहीं, बल्कि एक शांत कब्र जैसी लग रही थी, जहां सब कुछ समाप्त हो चुका था।